हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मंजीत। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ईएसआर को डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द रेट एट विच द एरिथ्रोसाइट्स सेटल डाउन्स। ठीक है, तो रेट एट विच द एरिथ्रोसाइट सेटल डाउन्स इन अ ट्यूब इज नोन एज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो जो नॉर्मली आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं इन द सर्कुलेशन। जब बॉडी में जो भी बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं उसमें जो आरबीसी होते हैं नॉर्मली सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब उन्हें वर्टिकल ट्यूब में एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करके रखा जाता है तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी सेटल डाउन होने की टेंडेंसी को और जो जिस रेट पे वो सेटल डाउन होते हैं उसे ही हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। ठीक है, अब एरिथ्रोसाइट या सेडिमेंटेशन रेट को हम सेडिमेंटेशन रेट, सेड रेट या फिर बिकेंसिस रिएक्शन भी कहते हैं। बेसिकली 1897 में जो बीमैकिस है उन्होंने सबसे पहले एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में बताया था, इसलिए इसको बीमैकिस रिएक्शन भी कहते हैं। अब बेसिकली एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आरबीसी काउंट के। ठीक है, तो ईएसआर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आरबीसी काउंट के, क्योंकि जैसे जैसे आरबीसी काउंट इंक्रीज होते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से सेटल डाउन होने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है। इसीलिए क्या ईएसआर भी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए ईएसआर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरबीसी काउंट बताया गया है। ओके, अब हम ईएसआर कैसे देखा जाता है इसके लिए दो मेथड्स बताए गए हैं। ईएसआर को खोजने के लिए दो मेथड बताए गए हैं, एक वेस्टेग्रेन्स मेथड एंड सेकंड जो होता है वो विंट्रोब मेथड होता है। ठीक है, तो वेस्टेग्रेन मेथड में क्या होता है, वेस्टेग्रेन ट्यूब को यूज़ किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो वेस्टेग्रेन ट्यूब को यूज़ किया जाता है। वेस्टेग्रेन ट्यूब जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 300 mm। तो इसकी जो लेंथ होती है वो बेसिकली 300 mm होती है, 300 मिलीमीटर। ये क्या होता है, ये ओपन होता है ऑन द बोथ साइड या फिर एंड्स बोल सकते हैं। तो ये दोनों साइड मतलब अपर एंड एंड लोअर एंड बोथ इसका ओपन होता है। एंड इस पे 0 to 200 की मार्किंग्स देखने को मिलती है। फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड यहाँ पे 0 की और नीचे 200 तक की मार्किंग देखने को मिलती है। और जो वेस्टिग्रेन मेथड होते हैं या फिर वेस्टिग्रेन ट्यूब जो होता है वो सिर्फ ईएसआर देखने के लिए, मतलब सिर्फ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करने के लिए ही यूज में आता है। अब इसमें बेसिकली कैसे प्रोसेसिंग रहती है, कैसे मेजरमेंट होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 1.6 ml ऑफ ब्लड लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं 0.4 ml ऑफ 3.8% ऑफ सोडियम सिट्रेट जो कि एंटीकोगुलेंट है, और उसको लोड कर देते हैं फिर वेस्टेग्रेन ट्यूब में। ठीक है, अब इसका रेशियो कैसे रहता है, तो ये जो है ब्लड का रेशियो 4 में रहता है एंड जो एंटीकोगुलेंट है उसका रेशियो 1 में रहता है। तो 4:1 के रेशियो में इसको हम वेस्टेग्रेन ट्यूब में लोड करते हैं। उसके बाद इस ट्यूब को 1 आवर तक अनडिस्टर्ब रख देते हैं वर्टिकल पोजीशन में। एक वेस्टेग्रेन स्टैंड आता है उसमें हम इसको लगा के रख देते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद इसकी रीडिंग लेते हैं, जितनी भी सेडिमेंटेशन हुआ होता है तो उसके हिसाब से उसकी रीडिंग बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकेंड मेथड देखते हैं वो है विंट्रोप मेथड। विंट्रोप मेथड में बेसिकली विंट्रोप ट्यूब यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, ओपन होता है ऑन द वन साइड और द एंड। ठीक है, तो विंट्रोप ट्यूब क्या होता है, शॉर्ट होता है और ओपन होता है सिर्फ एक साइड पे, मतलब अपर एंड सिर्फ इसका ओपन होता है, लोअर एंड जबकि इसका क्लोज्ड रहता है। इसका लेंथ जो होता है 110 mm होता है। इसका जो यूज़ है बेसिकली दो चीज़ों के लिए देखा जाता है, ईएसआर और पीसीबी दोनों के लिए। ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट निकालने के लिए एंड पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, मतलब दोनों चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ईएसआर के लिए यहाँ पे दोनों साइड ग्रेजुएशन देखने को, मार्किंग्स देखने को मिलती हैं। एक साइड 0 to 100 की मार्किंग्स रहती है एंड सेकेंड साइड में 100 to 0 की मार्किंग रहती है। ओके, तो जिस साइड 100 to 0 की मार्किंग होती है उससे पीसीबी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड जिस साइड 0 to 100 मार्किंग होती है उसको हम ईएसआर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, मार्क्ड होते हैं बोथ साइड 0 to 100 फॉर द ईएसआर एंड अदर साइड जो कि 100 to 0 है वो फॉर द पीसीबी होता है। अब इसमें कैसे मेजरमेंट होता है, तो बेसिकली इसमें 1 ml ऑफ ब्लड एंटीकोगुलेंट लेते हैं जिसको इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड से एंटीकोगुलेंट रहता है। 1 ml ब्लड में एंटीकोगुलेंट जो कि ईडीटीए लेते हैं। अब ब्लड को लोड करते हैं अप टू द लेवल ऑफ 0
मार्किंग और उसको विंट्रोप स्टैंड में रख देते हैं। फिर 1 आवर तक उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं वर्टिकल पोजीशन में। आफ्टर 1 आवर मार्किंग्स लेते हैं कि वो कितना डिसेंड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से विंट्रोप से हम ESR वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम नॉर्मल वैल्यूज फॉर द ESR जो डिफरेंट मेथड से लिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वेस्टेग्रीन मेथड्स हैं उसमें हम देखते हैं कि मेल्स में जो वैल्यूज होती है वो 3 to 7 mm इन 1 आवर होती है। फीमेल वही वैल्यू 5 to 9 mm इन 1 आवर देखने को मिलती है, और इन्फेंट्स में 0 to 2 mm इन 1 आवर। मतलब मेल्स में जो वैल्यू देखने को मिलती है 3 to 7 mm देखने को मिलती है। मतलब 3 to 7 mm जो RBC की वैल्यू है वो डिसेंड की हुई रहती है इन द ट्यूब। साथ ही साथ विंट्रोप ट्यूब में देखते हैं कि मेल में जो वैल्यू है वो 0 to 9 mm इन 1 आवर रहती है। फीमेल में जो इसकी वैल्यू हुआ 15 to 15 mm इन 1 आवर रहती है। एंड जो इन्फेंट्स हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, उनमें बेसिकली 0 to 5 mm जो है ESR की वैल्यू देखने को मिलती हैं। अब ESR निकालने का सिग्निफिकेंस क्यों, हमें ESR के बारे में क्यों पढ़ना है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जैसे ESR क्या होता है, एक इजी, इनएक्सपेंसिव एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि हेल्प करता है इन द डायग्नोसिस एज वेल एज द, तो किसी भी तरह के डिजीज के डायग्नोसिस के लिए ESR हेल्पफुल रहता है, और ये बहुत ही ईजी और इनएक्सपेंसिव मेथड है ताकि कोई भी डायग्नोसिस किया जा सके। अब नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन या फिर कॉज ऑफ डिजीज नहीं पता चल सकता। इसमें बस ये देखा जा सकता है कि RBC काउंट डिक्रीज्ड है या फिर कम है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कैसी है, उसके साथ साथ उसकी विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें बस डायग्नोसिस किए जा सकते हैं। अब साथ ही साथ किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए भी जो ESR है इसका यूज़ किया जाता है। अब प्रोग्नोसिस क्या है, तो प्रोग्नोसिस मतलब कि किसी भी मॉनिटरिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू द थेरेपी। तो प्रोग्नोसिस को बेसिकली ऐसे बताया गया है कि कोई भी डिजीज है उसको मॉनिटर करने के लिए, और उस डिजीज के लिए जो भी पेशेंट को थेरेपी दी जा रही है उसमें पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इसको ही हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। ओके, अब साथ ही साथ इसका क्या सिग्निफिकेंस, मतलब किस चीज़ों में हेल्पफुल है, तो हेल्पफुल इन असेसिंग पेशेंट विथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। तो जिनको भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हुए रहते हैं ऐसे पेशेंट को के लिए ESR क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड पॉलीमेल्जिया रूमेटिया, ठीक है। तो जो कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली देखा जाता है शोल्डर और हिप में, और साथ ही साथ उसके साथ पेन भी देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए जो ESR है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब इसके बाद वेरिएशन इन ESR देखते हैं कि कब कब वेरिएशन देखने को मिलता है ESR की वैल्यू में। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में 4 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले जो है वो है एज के हिसाब से सबसे पहले देखते हैं कि लेस इन चिल्ड्रेन होता है क्योंकि मोर नंबर ऑफ RBCs होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था RBC काउंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा ESR डिक्रीज होगी क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स है या फिर चिल्ड्रेंस है उनमें ESR की वैल्यू लेस रहती है। साथ ही साथ फीमेल्स में क्या होता है, ज़्यादा होती ESR देन द मेल्स, क्योंकि फीमेल्स में RBC की वैल्यू या फिर RBC जो काउंट है वो एज कम्पेयर टू मेल थोड़ा कम होता है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन में जब मेंस्ट्रुएशन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, ऐसे समय में लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन होता है तो फीमेल्स में लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में RBC काउंट डिक्रीज होने के कारण जो ESR काउंट है या फिर ESR वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड फोर्थ जो कंडीशन देखते हैं वो प्रेगनेंसी है। इसमें क्या देखते हैं कि 3rd मंथ टू पर्स्यूरेशन जो होता है ESR इंक्रीजेस रहता है अप टू द 35 mm इन 1 आवर ड्यू टू द हीमोडाइलेशन। तो ऐसे कंडीशन में हीमोडाइलेशन हुआ रहता है क्योंकि जो ECF वॉल्यूम है वो फीमेल्स में बढ़ी रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हीमोडाइलेशन रहता है जिसके कारण जो RBC काउंट है बेसिकली फीमेल्स में उस समय बहुत ज़्यादा कम रहता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ESR वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलती है। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बाद आगे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम देखते हैं कि जो ESR होते हैं किस किस डिजीज में ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अनीमिया हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गया,
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर एंड लिवर डिजीज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी की वैल्यू डिक्रीज्ड होती है, ऐसे कंडीशन में या फिर ऐसे डिजीजेस में क्या होते हैं, ईएसआर की वैल्यू इंक्रीज रहती है। ओके, साथ ही साथ ईएसआर की वैल्यू डिक्रीज होती है इन द डिजीजेस लाइक एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन में लिम्फोसाइट्स इन सब की मात्रा धीरे धीरे वैल्यूज इंक्रीज होते हैं, मतलब आरबीसी की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है एंड ईएसआर वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एलर्जिक कंडीशन, सिकल सेल एनीमिया, पेप्टोन शॉक और पॉलीसाइथेमिया एंड सेवर ल्यूकोसाइटोसिस, इन सभी कंडीशन में क्या होता है, जो ईएसआर की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि ईएसआर मतलब इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, उसमें से पहले देखते हैं कि कौन से फैक्टर उसके इंक्रीज में कारण होता है, मतलब इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी। मैंने पहले ही बताया था कि जो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड सेल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ब्लड सेल में इंक्रीज हो रही है तो सेल्स क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से मोर ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे लगेगा और सेडिमेंटेशन और फास्ट होगा और ज़्यादा होगा। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड जो प्रॉपर्टी देखते हैं या फिर सेकंड जो फैक्टर है वो रोलेक्स फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे रोलेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, जो आरबीसी सेल्स होते हैं एक के ऊपर एक एज अ कॉइन स्टैक्स होने लगते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से ईएसआर बढ़ते हुए देखा जाता है। साथ ही साथ जो ग्लोबुलिन होते हैं एंड फाइब्रिनोजेन होते हैं वो रोलेक्स फॉर्मेशन को इन्हांस करते हैं। तो अगर प्लाज्मा में इसके कंटेंट्स भी ज़्यादा है, ये दोनों प्रोटीन्स के कंटेंट्स भी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भी रोलेक्स फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड ईएसआर वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ओके, एंड थर्ड जो कंडीशन देखते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज होता है ईएसआर, वो होता है साइज ऑफ द आरबीसी। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द आरबीसी इंक्रीज होगी उसका सरफेस वॉल्यूम कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी और ईएसआर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एंड सेकेंड जो फैक्टर देखते हैं इफ जो कि डिक्रीज कराते हैं ईएसआर के, उसमें सबसे पहले देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। अगर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द सेटिंग डाउन ऑफ द आरबीसी सेल्स। तो जिसके वजह से रेजिस्टेंस होने की वजह से रेट ऑफ जो सेडिमेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो सेकेंड फैक्टर देखते हैं इन द डिक्रीज ऑफ द ईएसआर वो होता है आरबीसी काउंट। जैसे जैसे आरबीसी काउंट इंक्रीज होगा विस्कोसिटी इंक्रीज होगी एंड देयर बाय द ईएसआर वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगे, आपको उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें।